हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस पर। जैसा कि आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे जिसमें मनीष सर ने साइंस और फिजिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया है आप सभी को, तो हम समझेंगे कि केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन या केमिस्ट्री को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। 3 तरीके से हम केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं। एक इसका हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड या हिस्ट्री बोल सकते हो इसे, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद मॉडर्न केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री की परिभाषा देखते हैं, उसके बाद हम इन तीनों टॉपिक को समझेंगे। तो एक साइंटिस्ट रहे हैं हॉफमैन, इनके अनुसार बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या उनके ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस को केमिस्ट्री कहा जाता है, जिसमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हॉफमैन ने कहा है। अब हम इस शब्द के बारे में समझें, ये शब्द आया कहाँ से है। तो इजिप्ट में एक शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में रहा है जिसे बोलते हैं कीमिया। कीमिया, तो कीमिया शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। और यूरोप में एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा है जिसे बोलते हैं एल्केमी। एल्केमी, एल्केमी शब्द का मतलब होता है बहुत सारी मेटल्स के एलॉय। तो एंशिएंट टाइम में बहुत सारी मेटल्स को मिक्स करके एलॉयस बनाए जाते थे। तो उसी टाइम पर एक शब्द इवॉल्व हुआ जिसे बोलते हैं एल्केमी, और एल्केमी का आगे चल के एक शब्द ड्राइव किया गया है जिसे बोलते हैं हम केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। एंशिएंट टाइम से ही केमिस्ट्री पहचानी जाती थी, उसके बारे में हम लोग समझते थे, लेकिन डायरेक्ट एक वर्ड केमिस्ट्री का भी यूज नहीं किया गया है। किसी भी ग्रंथ में या किसी भी हिस्टोलॉजिकल बुक में पर्टिकुलर शब्द केमिस्ट्री कभी आपको नहीं मिलेगा, परंतु हर जगह हम लोग केमिस्ट्री का यूज कर रहे होते हैं। जैसा कि एंशिएंट टाइम में एक ग्रंथ रहा है ब्राह्मणेयर का बृहत संहिता, उसमें कुछ केमिकल्स के बारे में बात की गई है, जैसे ब्राह्मणेयर की बृहत संहिता। ब्राह्मणेयर की बृहत संहिता में कुछ पॉइंट मिलते हैं जिससे प्रूफ होता है कि केमिस्ट्री का यूज एंशिएंट टाइम में भी किया जाता रहा है। जैसे उसमें कहा गया है कि जो मंदिर भवन निर्माण हुआ करते थे उस टाइम पे कुछ केमिकल्स को, कुछ कंपाउंड्स को एक फिक्स रेशियो में मिलाकर उनसे एक मटेरियल तैयार किया जाता था, जिसके द्वारा भवन निर्माण किए जाते थे, टेम्पल्स का निर्माण होता था। और इसी में एक और पॉइंट लिखा मिलेगा हमें, जिसमें लिखा है कि परफ्यूम्स का यूज किया जाता था, बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स भी यूज किए जाते रहे हैं उस टाइम पर। तो ये हमें एविडेंस मिलता है कि एंशिएंट टाइम में भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज रहा है। एक और है जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि उस टाइम पर साल्ट का फॉर्मेशन समुद्र के वाटर से किया जाता रहा है। तो किस प्रकार से साल्ट का फॉर्मेशन हुआ, एक प्रोसेस रही होगी, उसी दौरान साल्ट का फॉर्मेशन रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में भी बहुत ज्यादा केमिस्ट्री का यूज रहा है। एक होती है चरक संहिता, तो चरक संहिता में भी कुछ एसिड के बारे में बताया गया है। चरक संहिता में भी कुछ एसिड्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि H2SO4, HNO3, कुछ मेटल्स के बारे में बताया है, कॉपर, टिन, लेड, ETC। इन मेटल्स के बारे में भी कुछ बताया गया है। उस टाइम पर कुछ शब्द बहुत ज्यादा प्रचलन में रहे हैं, जैसे कि पारस पत्थर, जिसे हम फिलोसफर्स स्टोन भी बोलते थे। ऐसी मान्यताएं रही हैं उस टाइम पर कि अगर ये मेटल किसी भी अदर मेटल जैसे लोहे या सिल्वर के साथ या फिर कॉपर के साथ रख दिया जाए तो वह सोने और चांदी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मान्यताएं रही हैं। और बहुत सारे मेडिसिन भी यूज की जाती रही हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारी मेडिसिन के बारे में बताया गया है और
ऋग्वेद में भी, अथर्ववेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी बहुत सारे केमिकल्स के बारे में बात की गई है। जैसे उस टाइम पर कुछ कॉटन्स हुआ करते थे, कॉटन्स के कपड़े वगैरह हुआ करते थे, उन्हें डाई किया जाता रहा है। तो इनके बारे में ऋग्वेद और अथर्ववेद से हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं। अब अगर हम बात करें इवोल्यूशन के बारे में कि केमिस्ट्री का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, तो एंशिएंट टाइम से ही परंपराओं के रूप में केमिस्ट्री का यूज किया जाता रहा है, परंतु एक पर्टिकुलर शब्द के रूप में केमिस्ट्री को कभी भी नहीं जाना गया। मॉडर्न टाइम में केमिस्ट्री को केमिस्ट्री शब्द के रूप में जाना गया है, और इस शब्द की उत्पत्ति हम पहले ही बात कर चुके हैं, कीमिया से हुई है। और इवोल्यूशन सबसे ज्यादा 1600 और 1700 ईस्वी में हुआ है। इस टाइम पर ही बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कि केमिस्ट्री की मेन 3 ब्रांचेस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये मेजर ब्रांचेस तीनों ही हैं। इनऑर्गेनिक में एलिमेंट के बारे में स्टडी की जाती है, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी प्रिपरेशन, उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया जाएगा। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस प्रकार के एलिमेंट्स या इस प्रकार के कंपाउंड की स्टडी की जाती है जो एक लिविंग बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनके अंदर सिंथेसाइज होते हैं या उनके अंदर यूटिलाइज होते हैं। उन सभी कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। जैसे कि हम डीएनए के बारे में बात करें, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीमर्स, बहुत सारी पॉलीसैकेराइड्स, तो ये सब हम बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच होगी उसके अंदर भी स्टडी करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंदर एक ब्रांच रही है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स के बाहरी स्वरूप को स्टडी करते हैं कि उसकी शेप कैसी है, वो किस प्रकार की स्टेट में है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेस फॉर्म में है, और उनकी स्पीड, जो जैसे गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक मूवमेंट, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक में हम समझ चुके हैं। इसी तरीके से कुछ और भी ब्रांच हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि किसी भी कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। चाहे हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल की बात करें, तीनों ही केमिस्ट्री के अंतर्गत स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है, जिससे हम किसी भी कंपाउंड के बारे में पता कर सकते हैं कि ये कंपाउंड कौन सा है, किसमें किस प्रकार के एटम इसमें प्रेजेंट होंगे। सपोज हमें अगर कोई भी कंपाउंड कहीं से प्राप्त हुआ है, तो उस कंपाउंड के बारे में हमें स्टडी करनी है, तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना पड़ेगा। हमें नहीं है पता उसके अंदर हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, जब तक हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर उसे अप्लाई नहीं करेंगे, उसका रिजोनेंस देखेंगे, उसकी पीक्स देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या सल्फर है। तभी हमें उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं, इनकी स्टडी पता चलेगी। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री, तो लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं या जितने भी यूजेबल कंपाउंड्स हैं, उन सभी की स्टडी बायोकेमिस्ट्री में की जाएगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री, लैब के अंदर जितने भी इक्विपमेंट प्रेजेंट होते हैं, उन सभी के डिटर्मिनेशन में, उन सभी के यूज में एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही यूज है। उन सबको किस प्रकार से यूज किया जाता है, कैसे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन में किस इक्विपमेंट को किस तरीके से यूज करोगे, इन सभी में एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही यूज है। हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में ऐसी केमिकल्स जिन्हें मेडिसिन में यूज करते हैं, उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे हम फार्माकोलॉजी में। एग्रोकेमिस्ट्री, ऐसे केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में यूज किए जाते हैं, जो कि एक अपने आप में इकोनॉमिकल वैल्यू रखते हैं। उनकी वजह से किसी भी देश में अपने आप में एक इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, और उन्हीं के आधार पर किसी भी देश का विकास निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री
एनवायरमेंट में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं उन सभी के बारे में स्टडी करना ही ग्रीन केमिस्ट्री कहलाता है, यानी कि इसे हम दूसरे शब्दों में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। इसके बाद पेट्रोकेमिस्ट्री। पेट्रोकेमिस्ट्री में जो पेट्रोलियम है जैसे कि डीजल, पेट्रोल, बहुत सारी गैसेज जैसे एलपीजी, सीएनजी, ये हमें अर्थ क्रस्ट से फाउंड होती हैं, इनके बारे में स्टडी करना, इनसे बहुत सारे एलिमेंटली एनालिसिस करना, इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एलिमिनेट करना, इन सभी की स्टडी करना ही पेट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। फेम्टोकेमिस्ट्री। फेम्टोकेमिस्ट्री के अंतर्गत रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करते हैं और कुछ ही सेकंड में यानी माइक्रो सेकंड्स में जो रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं उनके बारे में स्टडी करना ही फेम्टोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसके बाद फाइटोकेमिस्ट्री। प्लांट से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नेचुरल कंपाउंड प्राप्त होते हैं उन सभी की स्टडी करना फाइटोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो इस पूरे प्रक्रम में हमें यह समझ में आया कि केमिस्ट्री एक संकीर्ण क्षेत्र नहीं है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एक अपने आप में विशाल क्षेत्र है, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में महान होता है। इसी प्रकार केमिस्ट्री भी अपने आप में एक ब्रॉड एरिया है, इसमें हम लोग भविष्य में कई प्रकार की ब्रांचेस के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप इंटर में हो अभी या आप ग्रेजुएशन में हो तो उस टाइम पर आपको केवल एक पर्टिकुलर वर्ड याद है केमिस्ट्री, या आपको 3 ब्रांचेस पता होगी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। लेकिन आगे चल के आपको कई एक ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जहां पर आपको पर्टिकुलर एक ब्रांच में या किसी एक पर्टिकुलर साइंस में आपको स्टडी करनी होती है। इसी में एक और होता है नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री ऐसे पार्टिकल्स जिनकी साइज माइक्रो में होती है, जो नैनोमीटर में अपने आप की साइज रखते हैं, उनकी स्टडी करना नैनो केमिस्ट्री कहलाता है, जो कि आज की दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स लेते हैं बॉडी के अंदर, ये सब सिंथेसाइज किए जाते हैं नैनो केमिस्ट्री के अंतर्गत। जैसे कि हार्ट सर्जरी हुई है, उस दौरान कुछ इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, सर्जरी के दौरान कुछ बाल्स वगैरह भी डाले जाते हैं हार्ट्स में, इन सभी की स्टडी नैनो केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।